हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं ज्ञान सिंह गुर्जर और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका बेस्ट स्टडी चैनल डीवीजी विद इंजीनियर सर ज्ञान सिंह। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में हम अनुसूचियों की बात करने वाले हैं जिन्हें हम इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। भारत की मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था जिन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वर्तमान समय में भारत में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक ट्रिक देखते हैं जिसके माध्यम से इन अनुसूचियों को याद करने में आसानी होगी। तो लाल कलर्स में इन ट्रिक की वर्ड्स को दिया गया है। आरपीएस ने सीटों के लिए एससी तथा एसटी की शक्ति और भाषा को भूमि के साथ दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों में बांट दिया। तो आइए फ्रेंड्स, हम अभी बात कर लेते हैं भारत की पहली अनुसूची के बारे में। भारत की पहली अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। इस अनुसूची में अनुच्छेद 1 के अनुसार बताया गया है कि अगर आपको भारत के राज्यों यानी भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं तो आपको पहली अनुसूची देखनी पड़ेगी। भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। भारत में संवैधानिक पदों के लिए वेतन का संपूर्ण विवरण इस अनुसूची में बताया गया है। यहाँ पर संवैधानिक पदों से मतलब है भारत का राष्ट्रपति, भारत के गवर्नर्स, मुख्य न्यायाधीश, एमपी, एमएलए इत्यादि। तो आइए फ्रेंड्स, हम अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची दो में दी गई बात को देखते हैं। भारत के भारत के संविधान की अनुसूची 2 में यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना वेतन और किस प्रकार से वेतन दिया जाएगा। चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा के पदेन उपसभापति होते हैं, इसलिए उन्हें भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उन्हें वेतन प्रदान किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम अनुसूची नंबर 3 की। भारत की अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है कि भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप क्या होगा और वे किस प्रकार से शपथ लेंगे। भारत की तीसरी अनुसूची में भारत के पदाधिकारियों यानी भारत के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, एमएलए और एमपी आदि का वर्णन है। लेकिन इस अनुसूची में मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है कि इस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बिल्कुल भी उनकी शपथ की चर्चा नहीं की गई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में भारत की राज्यसभा के निर्वाचित सीटों के स्थानों का आवंटन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत की किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। भारत में कुल राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 245 होती है। उनमें से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य 12 होते हैं तथा शेष सदस्य 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्यों का ही आवंटन किया गया होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से मतलब है वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्याएं बहुतायत मात्रा में निवास करती हैं। राजस्थान के टीएसपी एरियाज भी इसी जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के टीएसपी एरियाज की घोषणा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा सन 1981 में की गई। आइए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं भारत की छठी अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए जनजातीय प्रशासन की विशेष प्रावधान है, क्योंकि इन राज्यों में लगभग अत्यधिक मात्रा में जनजातीय जनसंख्या यानी आदिवासी निवास करते हैं। तो इनको हम याद रख सकते हैं। ATM स्क्वायर से A का मतलब है असम, T का मतलब है त्रिपुरा, 1 M का मतलब है मेघालय तथा शेष M का मतलब है मिजोरम।
तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची में भारत के भारत के राज्य तथा केंद्र सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है, इसकी हम तीन सूचियों में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तीन सूचियां हैं: राज्य सूची, संघ सूची तथा समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है कि भारत में कितने राज्य भाषाएं होंगी। राजभाषा से मतलब है भारत की आठवीं अनुसूची में जिस भी भाषा को जोड़ा गया है वो राजभाषा के अंतर्गत आती है, अर्थात उसमें राजकाज का काम हो सकता है। भारत की मूल संविधान में चौदह भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें जोड़कर 22 कर दिया गया है। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को चुना गया था, जो 21वें अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में चुनी गई थी, तथा 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जो कि नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी है, उन्हें 71वें अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, तथा चौथे अमेंडमेंट चौथे अमेंडमेंट मतलब जो कि अनुसूची 8 में किया गया था। इसमें बोडो, डोगरी तथा मैथिली व संथाली भाषा का है, जो कि भारत के संविधान के 92वें अमेंडमेंट 2004 में जोड़ी गई थी। आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को जोड़ने की डिमांड बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 23 अप्रैल 1949 को तथा माणिक लाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1949 को की गई थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि अंग्रेजी भाषा को इस अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का विस्तृत विवरण है और इसे सन 1951 में लागू किया गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का विस्तृत विवरण दिया गया है। दल बदल से मतलब है कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होने को दल बदल कहा जाता है। सन 1985 से पहले दल बदल संबंधी कोई कानूनों का प्रावधान नहीं था, तो इससे आए दिन दल बदल जैसी समस्याएं खड़ी होती थी। तो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 52वें संशोधन 1985 में ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 या इससे अधिक सदस्यों के द्वारा दल बदल किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम सदस्यों के द्वारा दल बदल किया जाएगा तो उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन इससे भी समस्या खत्म नहीं हो सकी और इस समस्या को समझते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 1/3 की जगह 2/3 कर दिया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं के 29 कार्यों को वर्णन है और यह अनुसूची 1993 में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची को 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।